नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज ब्रीफ। मैं हूं आपके साथ आशा सरमाल। चलिए शुरुआत करते हैं जम्मू कश्मीर से जुड़ी खबरों की। जम्मू कश्मीर विधानसभा की बजट सत्र का तीसरा दिन आज बेहद हंगामेदार रहा। नेशनल कॉन्फ्रेंस के विधायकों ने जहां नेता प्रतिपक्ष पर पीर पंजाल पर दिए गए बयान के विरोध में सदन के बाहर धरना दिया, वहीं सदन की कार्रवाई दोबारा से शुरू होने पर भारतीय जनता पार्टी के विधायक भी विफर पड़े। उन्होंने स्पीकर पर भाजपा विधायकों को सदन में बोलने का कम समय देने का आरोप लगाया और वहां से वॉकआउट कर गए। भाजपा विधायकों ने आरोप लगाया कि सत्ता पक्ष के विधायकों को अपनी बात सदन में रखने का अधिकार समय दिया जा रहा है, जबकि विपक्ष को नजरअंदाज किया जा रहा है। तो इनको बोलने दो ना, इनकी बारी है। सलाहकार साहब को बोलने दो। मैं कहता सलाहकार साहब को बोलने दो। मुद्दों से भागे, इसके लिए स्पीकर भारतीय जनता पार्टी के वक्ताओं को, एमएलए को बोलने से रोक रहा है। इसके विरोध में भारतीय जनता पार्टी का विधायक दल अभी वॉकआउट करके इस धरने पे बैठा हुआ है। हम पुरजोर मजम्मत, भरपूर निंदा इस सरकार की करते हैं और स्पीकर साहब से जो उम्मीदें थी वो उम्मीदें भी तार तार हुई। एक बाइस्ड रोल उनका है। आज हमारे चीफ विप साहब ने भी एक लेटर भी उन्हें दिया, बाज़ाब्ता उसका पूरा हवाला दिया, कितना टाइम आपने कहाँ दिया और हमें क्यों महरूम रखा। बावजूद इसके उन्होंने उसका कोई संज्ञान नहीं लिया। आज वही प्रैक्टिस दोबारा उन्होंने दोहराई कि सिर्फ एक पर्टिकुलर पार्टी जो सरकार का गुणगान करती है, जो मुख्यमंत्री और उनके परिवार का गुणगान करती है, वो पार्टी या वो लोग, उन्हीं को टाइम दिया जाता है। भाजपा की आवाज को, गरीबों की आवाज को, लोगों की आवाज को, विपक्ष की आवाज को ये स्पीकर दबाना चाहता है, जो किसी भी कीमत पे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। देखिए, इसमें सीधी सी बात है कि स्पीकर जो है वो एक पक्ष को सुन रहे हैं और सत्ता पक्ष को, विपक्ष को की आवाज को दबाने का प्रयास कर रहे हैं। तो हमने यही बात उनसे कही। उनके जो हमारा जो टाइम है, हम लोगों का 1/3 टाइम बनता है इसमें, इस प्रोसीडिंग के अंदर, लेकिन हमारी बात को वो सुनने के लिए तैयार नहीं है। तो वही हमारी बात थी। अभी जैसे उन्होंने अपने लोकल, उनके जो लगता था उनकी पार्टी के जो विषय में बात थी, तो उन्होंने उनको 28 28 38 मिनट दिए और हमारे लोगों को 5 मिनट और 7 मिनट भी नहीं दे रहे। तो इसी विषय के ऊपर हम लोगों ने आज यहाँ पे आकर प्रोटेस्ट किया और हम लोगों ने वॉकआउट किया। तो उन्हें ये एक बार एक तरह से मान के चलो तो चेतावनी है कि भैया ठीक से अपनी प्रोसीडिंग को निभाओ, और लोकतंत्र के अंदर हम भी जीत कर आए हैं, वो भी जीत कर आए। एलओपी के द्वारा भी कहा गया कि एक लेटर भी लिखा गया था टाइम को लेकर। बिल्कुल उनको दिया गया। कल की जो प्रोसीडिंग थी वो सारी उनको दी गई कि इतना इतना टाइम आपने अपनी सत्ता पक्ष को दिया और इतना टाइम आपने विपक्ष को दिया। तो उस बात के ऊपर भी उनके दिमाग के अंदर कोई बात नहीं घुसी और फिर उनकी जो बात थी वो सत्ता पक्ष की तरफ उनका ज्यादा ध्यान था। तो उनका ध्यान अपनी तरफ केंद्रित करने के लिए आज हम लोगों ने, भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने ये प्रोटेस्ट किया है। शुक्रिया बातचीत करने के लिए। कैमरा पर्सन संजय के साथ शिल्पा शर्मा, जम्मू। की जो ड्रेस है उसके ऊपर सबका राइट है, 33% हमारा एज ए अपोजिशन राइट है। इन्होंने उसके ऊपर बोलने नहीं दिया। सरकार अपना एजेंडा स्पीकर के माध्यम से पूरा कर रही है। जम्मू के लोगों ने जो 29 एमएलए जिताए हैं, उनकी अपनी एक आवाज है। हम उस आवाज को आगे लेकर आना चाहते हैं और जो इनका मैनिफेस्टो है, जो जीरो है, टाइम फिक्स है, उसके ऊपर भी हर व्यक्ति अपनी बात रखना चाहता है, पर इनको लगता है कि इनकी आवाज दबाई जाए। इनका जो एनसी कांग्रेस की जो फेलियर है 1.5 साल के अंदर, कहीं उजागर ना हो जाए, इसलिए समय नहीं देते। 1 बजने को है, पर अभी तक एक भी भारतीय जनता पार्टी के नुमाइंदे को इन लोगों ने नहीं बुलवाया, क्योंकि ये लोग आज मेजॉरिटी में होने का फायदा ले रहे हैं। मैं तो कह रहा हूँ साजिश है ना, ये साजिश सरकार कर रही है। और स्पीकर साहब को आगे रख के, स्पीकर साहब का भी बाइस्ड रोल है, वो सबके स्पीकर हैं। जब वो बातें करते हैं तो बड़ी अच्छी बातें करते हैं,
पर जब चेयर पे बैठते हैं तो एक तरफ देखते हैं, ये गलत है। इसलिए हम लोगों की मजबूरी बनी है कि हम लोग असेंबली को छोड़ के अब इस सीढ़ियों पे बैठकर इस एनसी का। तो जम्मू कश्मीर विधानसभा की बजट सत्र के दौरान उस समय दिलचस्प स्थिति बन गई जब भारतीय जनता पार्टी के विधायकों ने सदन से वॉकआउट कर दिया। भाजपा सदस्यों के बाहर जाने के बाद नेशनल कॉन्फ्रेंस के विधायक उन्हें मनाने के लिए सदन के बाहर पहुंचे और बताया गया कि स्पीकर के आह्वान पर एनसी के कुछ विधायक बाहर गए और भाजपा विधायकों से बातचीत की। नेशनल कॉन्फ्रेंस के विधायकों के अनुसार स्पीकर ने आश्वासन दिया है कि सदन में हर सदस्य को अपनी बात रखने का पूरा अवसर दिया जाएगा और किसी के साथ भेदभाव नहीं होगा। आश्वासन के बाद भाजपा विधायक दोबारा सदन में लौट आए और जिसके बाद कार्रवाई सामान्य रूप से शुरू हो सकी। घटना स्थल पर आप देखिए किस तरह से कार्रवाई हुई, यानी इस पूरे घटनाक्रम ने सदन में राजनीतिक माहौल को कुछ समय के लिए गरमा दिया। के तहत फिक्स टाइम होता है। कल पहला स्पीकर सरकार की तरफ से बोला, सरकार का गुणगान कर रहा। कॉन्फ्रेंस से विधायक इस समय हमारे साथ मौजूद हैं। सर, आप बाहर आए थे और आपने कहा कि अश्योर किया गया है, क्या? देखिए, बेसिकली स्पीकर साहब ने मैंने अपील की थी अंदर कि स्पीकर साहब को कि हमारे कुछ साथी हैं, हम तो दुश्मन तो नहीं है, अपोजिशन एक जुज है डेमोक्रेसी में, हुकूमत का जुज होता है। तो उन्होंने वॉकआउट किया था, अपोजिशन पार्टी ने, बीजेपी ने, कि हमें टाइम नहीं मिलता है, स्पीकर साहब इंसाफ नहीं करते हैं। तो वो सीढ़ियों में आके बैठे थे, तो मैंने अपील किया स्पीकर साहब से कि उनको बुलाना चाहिए। तो उन्होंने कहा आप जाइए, मेरी तरफ से उनसे अपील कीजिए। मैं आया, उन्होंने मुझसे एश्योरेंस चाहिए कि जो उनको टाइम अलाट हुआ है वो पूरा मिलेगा। मैंने एश्योर किया और उसके बाद मैं अपोजिशन के लीडर का शुक्रगुजार हूँ, उसने मेरी बात मानी और वह उसमें चला। स्पीकर और इनकी बात बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए। देखिए, जिस वक्त से भारतीय जनता पार्टी के एमएलए ने जो है वो वॉकआउट किया था, तो उसके बाद जो है नेशनल कॉन्फ्रेंस के एमएलए उन्हें मनाने के लिए वहां पर पहुंचने और अश्योर किया गया है कि उन्हें पूरा टाइम जो है वो दिया जाएगा। तो जम्मू कश्मीर विधानसभा के बजट सत्र के तीसरे दिन प्रश्नकाल के दौरान सदन में कई अहम मुद्दे गूंजे। भद्रवाह के विधायक दिलीप सिंह परिहार ने ही यात्री निवास को आउटसोर्स किए जाने का मामला उठाते हुए सरकार से स्पष्ट जवाब मांगा। उन्होंने कहा कि इस फैसले से स्थानीय लोगों के हित प्रभावित हो सकते हैं, इसलिए इसे रद्द किया जाना चाहिए। इस पर मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने जवाब देते हुए कहा कि आउटसोर्सिंग ये एक निर्णय वर्तमान सरकार को विरासत में मिला है। उन्हें स्पष्ट किया कि सरकार सभी कानूनी, वित्तीय और प्रशासनिक पहलुओं की गहन समीक्षा करेगी, जिसके बाद ही कोई अंतिम निर्णय लिया जाएगा। मुख्यमंत्री ने आश्वासन दिया है कि जनहित को प्राथमिकता में रखते हुए पारदर्शी तरीके से फैसला लिया जाएगा। प्रश्नकाल के दौरान अन्य सदस्यों ने भी क्षेत्रीय विकास से जुड़े मुद्दे उठाए। 2017 में नहीं किया। सरकार को यात्रियों की मुश्किलात के लिए क्या कर सकता है? डीपीआर बनाया है यात्री की आसानी के लिए, सहूलियत के लिए। एक इंजीनियर साहब को कहा गया है कि वो तो पार्ट है कैलाश पे, वो तो पार्ट है रोहिरा माता के, वो तो पार्ट है मणिवेश के लिए जो ऊपर जाई पे, वो नहीं है। ये है कि ये जो यात्री निवास बनाया था, अब इसको आउटसोर्स क्यों करें? जो यात्री जब आके परेशान हो जाती है। पिछले साल में हमें बड़ी परेशानी आई, 6-6 दिन लोग बारिशों में रहे बाहर। सूरत हाल हमें विरासत में मिली। पहले 3 साल के लिए हुआ, उस वक्त भी हम नहीं थे। अक्टूबर 24 में आने से पहले ये आउटसोर्स हुआ। आउटसोर्स 10 साल के लिए हुआ। सही पूछा हमारे एक साथी ने 10 साल के लिए क्यों हुआ, लेकिन हुआ। उस वक्त डिपार्टमेंट ने ये सही समझा कि 10 साल के लिए कर लिया है। अब अगर आप चाहते हो कि इसको कैंसिल किया जाए, इसमें हमें देखना पड़ेगा लीगल इम्प्लीकेशंस क्या होंगे, फाइनेंशियल इम्प्लीकेशंस क्या होंगे, क्या ये कैंसिल हो सकता है या नहीं। अगर आपका मशवरा है कि आगे जाके ये आउटसोर्स नहीं होना चाहिए, तो ठीक है ना, 10 साल का तो दिया हुआ है, उसके बाद ना हो। जो नए बनने हैं वो हमारे दौर में आउटसोर्स ना हो, यात्रियों के लिए इस्तेमाल हो, उसके लिए हम कर लेंगे ना। आपको तो लोगों ने चुना है, इतने तो आपको हम कह रहे हैं आपको ठीक वहीं जम्मू कश्मीर विधानसभा की बजट सत्र के दौरान सदन के बाहर भद्रवाह विधायक दिलीप सिंह परिहार ने गुलिस्तान न्यूज के साथ खास बातचीत भी की।
और जिसमें यात्री निवास को आउटसोर्स किए जाने के मुद्दे पर उन्होंने अपना पक्ष रखा। उन्होंने कहा कि इस फैसले का सीधा असर भद्रवाह की ही पानी महेश, कैलाश और सरथल यात्रा पर जाने वाले श्रद्धालुओं पर पड़ रहा है। परिहार ने आरोप लगाया कि आउटसोर्सिंग के कारण सुविधाएं महंगी हुई है और स्थानीय लोगों को भी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि सरकार को इस निर्णय पर पुनर्विचार करना चाहिए और साथ ही उन्होंने स्पष्ट किया कि मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला द्वारा सदन में दिए गए जवाब से वे संतुष्ट नहीं है और इस मुद्दे को आगे भी उठाते रहेंगे। भाई अभी नहीं हूँ, पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। एक्चुअली वहाँ पे ये जो यात्री निवास बना था सुंगली में कि भाई जब यात्रा आएगी, मणिमहेश यात्रा हो, कैलाश यात्रा हो, रोहिष्ठा माता यात्रा हो या कोई भी यात्रा आएगी तो वो वहाँ बैठेगी, लेकिन इन्होंने इसको आउटसोर्स कर लिया है, जिसके कारण हमारे यात्री जितने उनको परेशानी आ रही है। अब जिसने आउटसोर्स लिया है उसने पैसा दिया है, वो किसी को बैठा सकता है, वो क्यों यात्रियों को बैठाएगा। ये जो यात्री वहां पर पहुंचते हैं कौन कौन सी वो यात्रा करते हैं? जैसे मणिमहेश यात्रा है, हमारे वासुकीनाग जी की आते हैं, दुनिया सारी आती है वासुकीनाग जी। कैलाश ऊपर कैलाश है, वहाँ यात्रा जाती है, रोहिष्ठा माता की यात्रा जाती है, सरथल माता की यात्रा जाती है। तो ये सारी यात्राएं जो है आती है, इसलिए हमने इनसे बात की और इन्होंने कहा जब हम देखते हैं कोई कानून निकालेंगे, अब देखेंगे क्या करते कितनी हैं। परेशानियां आती हैं? बहुत सारी, हजारों में लोग जाते हैं। 2 महीने लगातार यात्रियों का आना जाना होता है, 2 महीने लगातार। मणिमहेश के लिए हमारा एरिया जो है, पहले मणिमहेश के साथ मणिमहेश की यात्रा वहाँ ही जाते हैं। उमर अब्दुल्ला ने भी कहा कि 10 साल का जो उन्होंने बताया कि वो हमें रियासत में मिला है। अब ये हर चीज को 10 साल का ही बताते हैं, जो कुर्सी पे बैठता है वो ही जमार होता है ना। लेकिन 10 साल का हमेशा 10 साल का 10 साल का 10 साल का कह के यात्री निवास को इन्होंने इस साल उसको ये किया है, आउटसोर्स किया है। तो क्या उम्मीद है आपको? अगर इन्होंने इसको नहीं किया तो हम उसको खुलवाएंगे, लोग जाके खोलेंगे उसको, हम फिर जानते हैं खोलना। बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए। कैमरा तो जम्मू कश्मीर विधानसभा की बजट सत्र के दौरान विधायक सुरजीत सिंह सलाथिया ने कुछ तत्वों पर जम्मू और कश्मीर संभागों को ही आपस में बांटने की साजिश रचने का आरोप लगा दिया। सदन में बोलते हुए उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है और इसे किसी भी सूरत में अलग नहीं किया जा सकता। उन्होंने सभी विधायकों से यहां अपील की है कि वे सदन की गरिमा को बनाए रखें और अपनी भाषा पर संयम बरतें। सलाथिया ने कहा कि क्षेत्रीय भावनाओं को भड़काने से राज्य का माहौल खराब होता है और इससे विकास प्रभावित होता है। उन्होंने स्पष्ट किया कि जम्मू और कश्मीर हमेशा एक थे और एक ही रहेंगे। साथियों ने यहाँ अपने ख्यालात का आज़ाद किया है। मुझे आज अफसोस से ये बात कहना पड़ रही है, चाहे इस साइड वाले हों या उस साइड, हमने जो कमर लाइन खींची है ये बहुत डेंजरस है। रियासत जम्मू कश्मीर ये एकजुटी, जम्मू और कश्मीर हिंदुस्तान का अटूट अंग है, इसको कोई भी आदमी जो है वो उसको ब्रेक नहीं कर सकता। इन लोगों ने आज इस माहौल को बनाने की कोशिश कर रहे हैं, वो आपके वफादार नहीं हैं। सुनिए मेरी बात, सुनिए बात, बंद करिए ये, बोलिए ना उंगली उठाइए, हम पर्सनल हो जाते हैं। कल आपने मिस्टर शाहीन आप बोले ना मेरी बात की। शाहीन साहब अब ये देखो, अगर आप इस तरीके का माहौल तैयार करना चाहते हैं साउथ के अंदर तो करिए। बोलिए स्पीकर साहब, मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये जो हम अब फ्री फॉर ऑल हैं, जो मुंह से आता वो निकल जाता है। ये हाउस आप पूरा देश देख रहे हैं, आपको ये देश आपकी रियासत के लोग नहीं देख रहे, ये पूरा देश देखता है इस जेल की असेंबली को। और हम यहाँ आके एक दूसरे से टिकाशानी करते हैं, पर्सनल हो जाते हैं। क्यों? ये भाई मेरी बात सुनिएगा स्पीकर साहब, मिस्टर आप बोलते रहिए, मैं आपको नहीं बख्शी जा रहा, आप बोल रहे हैं, मैं चेयर को अरेस्ट कर रहा हूँ। बोलिए। आपके साथ मुझे पर्सनल कोई नहीं,
यहाँ कहते हैं ये कश्मीर है, ये जम्मू है। अरे भाई लोगों, आप भूल गए जब 1990 था तो क्या हालत थी और किस तरीके से जम्मू के लोगों ने आपको गले से लगाया, वो भूल गए? क्या बात कर, आज कहते हैं जम्मू अलग हो, कश्मीर अलग हो, क्यों? सर, मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ, जम्मू की लोग हैं जिन्होंने माइग्रेशन हुआ, चाहे वो हमारा डोगरा का भाई था या कश्मीर का था, चाहे रजौरी वंश का क्यों नहीं था, सब लोगों ने दिल खोल के यहाँ पे मदद की। क्या अभी आपको सोच नहीं आई जो ये कहने वाले हैं कि कश्मीर अलग हो, जम्मू अलग हो? ये जम्मू कश्मीर एक है, इस पर मत पिताशाली करिए। मैं आपसे विनती करता हूँ, सर, किसने, देखिए मिस्टर कल्लू, किसने कहा किसने नहीं कहा, मैं आपके लिए उसी तरीके से। नेता प्रतिपक्ष सुनील शर्मा ने मंगलवार को नेशनल कॉन्फ्रेंस द्वारा सदन के बाहर स्टेटहुड की मांग को लेकर किए गए प्रदर्शन को महज यहां ढोंग करार दे दिया। उन्होंने कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस स्टेटहुड के मुद्दे पर गंभीर नहीं है और ये विषय केवल भारतीय जनता पार्टी ने मजबूती से उठाया है। शर्मा ने आरोप लगाया कि एनसी जनता को गुमराह करने की कोशिश कर रही है। उन्होंने जम्मू कश्मीर के लिए केंद्र सरकार द्वारा जारी किए गए फंड पर मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला के बयान पर भी सवाल उठा दिए और कहा कि केंद्र लगातार प्रदेश के विकास के लिए आर्थिक सहायता दे रहा है। सुनील शर्मा ने सभी विधायकों से अपील की है कि वे सदन की गरिमा और मर्यादा बनाए रखें ताकि जनहित के मुद्दों पर सकारात्मक चर्चा करें। भारतीय जनता ये ढोंग था नेशनल कॉन्फ्रेंस का। मुझे नहीं लगता है कि कहीं पे भी इस प्रकार का उनको मन से वो पीड़ा थी कि यहाँ पे स्टेटहुड मिलना चाहिए। मैंने कल भी कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस को एक बहुत बड़ी डिमांड थी कि उनके एडवाइजर को कैबिनेट का स्टेटस मिले, वो मिल गया है। उनको एक दो और बिजनेस रूल में रियायतें मिले, उसका इंतजार है। इसके अतिरिक्त स्टेटहुड को उनकी मतलब कोई बहुत बड़ी डिमांड नहीं है। स्टेटहुड भारतीय जनता पार्टी का मुद्दा है और भारतीय जनता पार्टी देके रहेगी। मुख्यमंत्री साहब ने खुद शुक्रिया किया जब 1430 करोड़ रुपया भारत सरकार ने आवंटित किया और उससे पहले जो टीम आई थी, जो उसने यहाँ पे असेसमेंट ली, असेसमेंट के बाद रेस्टोरेशन के लिए सारी जो प्रक्रिया हुई, उस प्रक्रिया के बाद 1430 करोड़ दिया है। और उससे पहले एसडीआरएफ में तुरंत जो इमीडिएट रिलीफ होता है उसमें 200 करोड़ रुपया दिया है। वो खुद ही कंट्राडिक्ट करते हैं, अपने सवाल का अपने ही जवाब का कंट्राडिक्शन वो करते हैं। फिर अब कल जिन शब्दों का असेंबली में प्रयोग किया गया, उनको लेकर आप क्या कहेंगे? दुर्भाग्य है, जो एक रोल मॉडल ये हाउस है, यहाँ पे इस प्रकार की शब्दावली का प्रयोग करना ये दुर्भाग्य है। और मुझे नहीं लगता है कि आम जन कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष तारिक हमीद करा ने जम्मू कश्मीर की मौजूदा सुरक्षा हालात को लेकर केंद्र सरकार पर तीखा हमला बोला। उन्होंने दावा किया कि प्रदेश में हालात सामान्य नहीं, लेकिन केंद्र सरकार सच्चाई पर पर्दा डालने की कोशिश कर रही है। और तारिक हमीद करा ने कहा कि जम्मू के साथ साथ कश्मीर संभाग के कई इलाकों में आतंकियों के खिलाफ अभियान लगातार जारी है, जिससे ये साफ है कि स्थिति पूरी तरह से नियंत्रण में नहीं है। उन्होंने कहा कि अगर सब कुछ सामान्य होता तो सुरक्षा बलों को इस तरह लगातार ऑपरेशन चलाने की जरूरत नहीं पड़ती। और केंद्रीय गृह मंत्री और रक्षा मंत्री यहां प्रस्तावित दौरे पर प्रतिक्रिया देते हुए करा ने कहा कि उनके लौटने के बाद फिर भी यही दावा यहां पर किया जाएगा और प्रदेश में अब सब कुछ कंट्रोल में है, जबकि यहां जमीनी हकीकत कुछ और ही बयां कर रही है। के हालात ठीक नहीं है। हम बहुत जिम्मेदारी से कह रहे हैं कि जो चीज़ें प्रोजेक्ट की जा रही हैं, जिस तरीके से प्रोजेक्ट की जा रही हैं, वो हालात नहीं है। आवाम को भी बेखबर रखा गया है, शायद आप लोगों को भी बेखबर, आप लोग भी हैं इससे बेखबर कि पिछले 2-3 महीने से जम्मू डिवीज़न और कश्मीर डिवीज़न में तकरीबन 7-8 ज़िले ऐसे हैं जहां पे एनकाउंटर्स हो रहे हैं। 12-12 दिन के एनकाउंटर्स हो रहे हैं। अनकंट्रोलेबल तरीके से इस वक्त सिचुएशन है। तो शायद ये उसी का यहाँ पे खुलासा करने आए हो और वापस जाके एज यूजुअल यही बात होगी कि एवरीथिंग इज अंडर कंट्रोल और हालात सुधर चुके हैं। यही
तो पीडीपी विधायक वहीद परा ने जम्मू कश्मीर में बढ़ती हुई बेरोजगारी को लेकर एक बार फिर से सरकार पर सवाल उठा दिए। उनका आरोप है कि प्रदेश में करीब 32% बेरोजगारी दर है, जिससे युवा वर्ग सबसे ज्यादा प्रभावित हो रहा है। सदन में परा ने कहा कि सरकार के पास स्पष्ट औद्योगिक नीति नहीं है और पिछले 14 महीने में भी नई इंडस्ट्री पॉलिसी सामने नहीं लाई गई। उनका तर्क है कि जब तक ठोस नीति तैयार नहीं होगी तब तक प्रदेश में उद्योग स्थापित करने का कोई विशेष लाभ नहीं होगा और निवेशक भी आगे नहीं आएंगे। उन्होंने मांग की है कि सरकार जल्द से जल्द व्यापक और व्यवहारिक इंडस्ट्री पॉलिसी लागू करे ताकि नए उद्योगों की स्थापना हो सके और स्थानीय युवाओं को रोजगार के अवसर मिल सके। बेरोजगारी का मुद्दा अब प्रदेश की राजनीति में प्रमुख विषय बनता जा रहा है। सरकार ने भी काफ़ी वादे किए कि बेरोजगारी को एड्रेस करने की कोशिश करेंगे। हमारे पास दो ही ऑप्शन है, इंडस्ट्री है या एग्रो इंडस्ट्री है, जिससे हमारे रोजगार को थोड़ा बहुत रिलीफ मिलता है। तो काफ़ी डिटेल में जवाब है, अवेयरनेस की बात हुई है, क्लिनिक्स की बात हुई है, लेकिन इस वक्त इंडस्ट्री के हवाले से अवेयरनेस सबको है, इन्फॉर्मेशन भी है और शायद नीयत भी होगी सरकार की कि लोगों को अवेयर किया जाए। व्हाट इज मिसिंग इन द इंडस्ट्रियल पॉलिसी सर, जो मैंने लास्ट ईयर भी कहा था, नंबर 1 कि जम्मू एंड कश्मीर गवर्नमेंट डज नॉट हैव अ इंडस्ट्रियल पॉलिसी इस वक्त। पहली बात, आपके पास 1.5 साल में इंडस्ट्रियल पॉलिसी ही नहीं है जिसके मुताबिक किसी नौजवान को आज आप इंसेंटिव दे सकें। तो जब तक इंसेंटिव ही नहीं है पॉलिसी का तो इंडस्ट्री खोलने का कोई फायदा नहीं है और वो डॉक्यूमेंट 1-1.5 साल में भी नहीं बना है। अब एक डॉक्यूमेंट आपने पब्लिक डोमेन में डाला है, जो डॉक्यूमेंट पॉलिसी आपने रोल आउट किया पब्लिक डोमेन में सर, उसमें और पुरानी पॉलिसी में 10% डिफरेंस है, लाइक 10 गुना पहले इंसेंटिव थे और अब कम हुए हैं सडनली। तो आई थिंक पहले इंडस्ट्रियल पॉलिसी रोल आउट हो सर, 1.5 साल हुआ है, बेरोजगारी के इतने मसले। दूसरा सर, लास्ट ईयर भी यहाँ पे हमने आपकी नोटिस में लाया कि कई इंडस्ट्रियल एरिया सेटअप हुए एलजी दौरान, पिछले 5 सालों में इंडस्ट्रियलाइजेशन की बात हुई, इन्वेस्टमेंट नहीं आई, लेकिन नए इलाकों में बहुत बनाए गए जो इंडस्ट्रियल जोन्स हैं वहाँ पर एक्सेसिबिलिटी के इश्यूज हैं। ज़मीन सर ली गई गवर्नमेंट से, लेकिन उसके बाद वो ज़मीन ऑनलाइन नहीं है और जिन लोगों ने एप्लीकेशन दी है बेरोजगारों ने, जिन लोगों ने अपने प्रपोजल सबमिट किए, उनकी अलॉटमेंट सर अभी भी पेंडिंग है। 4-4, 3-3 साल से लोगों को अलॉटमेंट्स ही नहीं हो रही, वो भी आप ही के डिपार्टमेंट में पेंडिंग है। थर्ड इंपॉर्टेंट इशू जो हमने लास्ट टाइम में रेज किया है इज अबाउट केसीसी, बिकॉज एग्रो इंडस्ट्री में हम 70% हमारे लोग इन्वॉल्व है और कई लोगों ने, एमएलए साहबान ने उस वक्त रेजोल्यूशन भी लाए, डिमांड्स भी किए कि दैट केसीसी लोन्स पर गवर्नमेंट उसको रिलैक्स करे या माफ करे। अगर वो पॉसिबल नहीं है, कम से कम हालात को नजर में रख के डिस्ट्रेस लोगों का नजर। तो रियासी में यात्रियों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए यहां एआरटीओ नासिर खान अहमद ने सभी सार्वजनिक परिवहन वाहनों में फ्रंट फेसिंग डैश कैमरा लगाना अनिवार्य कर दिया है और विभाग को लगातार शिकायतें मिल रही थी कि कई कमर्शियल वाहन जो चालक हैं वो सड़क पर आपसी बहस झगड़े और रास्ता रोकने जैसी घटनाओं में शामिल हो रहे हैं, जिससे यात्रियों की सुरक्षा पर खतरा बढ़ रहा है। एआरटीओ कार्यालय ने वाहन मालिकों और ऑपरेटरों को नोटिस जारी कर 10 दिनों के भीतर डैश कैमरा लगाने के ही निर्देश दे दिए हैं और डैश कैमरों से सड़क पर होने वाली गतिविधियों की ही निगरानी आसान से की जाएगी। और विभाग की जो आप देखिए ये एक उम्दा पहल है और विवाद की स्थिति में सच्चाई सामने लाई जा सकेगी। विभाग ने स्पष्ट किया है कि आदेश का पालन न करने वालों के खिलाफ मोटर वाहन अधिनियम 1988 के तहत सख्त कार्रवाई की जाएगी और स्थानीय लोगों ने फैसले का स्वागत भी किया है। हमें बहुत टाइम से कंप्लेंट्स आ रही थी कि जो ड्राइवर साहिबान है ये आपस में बहुत लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं सड़क पे, रोड रेज भी काफ़ी ज़्यादा हो रहा है इनके द्वारा और उसकी वजह से जो गाड़ी के अंदर बैठे हुए पैसेंजर्स हैं उनकी जान को काफ़ी खतरा रहता है। आपस में ड्राइवर्स ने बहुत मारपीट भी की है। पिछले महीने में इनके खिलाफ कई सारी पुलिस FIRs भी रजिस्टर हुई हैं जिसमें इनको सीवियर इंजरीज वगैरह भी हैं, स्टिचेस वगैरह लगे हैं। और उसके अलावा अगर हम देखेंगे तो फीमेल जो पैसेंजर्स हैं उनकी सेफ्टी की अगर हम बात करें या हमारा लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन की बात करें, कई बारी ये जो ड्राइवर्स हैं ये आपस में इनका लड़ाई झगड़ा होता है और उस कारण 2-3 कंप्लेंट्स ऐसी भी थी कि ये रोड ब्लॉक कर गए थे, जिसके कारण जो बाकी जो फेलो ड्राइवर्स हैं, प्राइवेट व्हीकल्स वाले हैं, उनको बहुत दिक्कत आई थी और पुलिस ने भी उस पर कार्रवाई करी थी। एंड जिस तरीके से हमारी सिक्योरिटी सिचुएशन है, स्पेशली खासकर कि कौन बंदा है, कल अगर कोई क्राइम हो जाता है, कोई ऐसी चीज़ होती है, तो इसमें पुलिस को भी बहुत हेल्प मिलेगी कि फ्यूचर में वो ट्रैक कर सकते हैं कि किस गाड़ी में
कौन सा पैसेंजर जो है ट्रेवल करके गया है। नहीं ये अच्छा आदेश है, लोगों की हिफाजत के लिए अच्छा आदेश है, होना चाहिए ऐसा। बाकी ठीक है, गाड़ी पहाड़ों में जाती है, एक्सीडेंट होते हैं, ओवरलोड होती है, कोई पीछे होता है, कोई आगे लमका होता है, उससे अच्छा काम होगा जो वो लोगों की हिफाजत होगी। और अच्छा कदम है जी आरटीओ साहब का। कितने में लगेगी, कोई रोकथाम हर चीज़ में लगेगी, तो फायदा ही होगा लोगों को। होना चाहिए ऐसा, कैमरे लग जाए तो अच्छी बात है। पहाड़ों में गाड़ी जाती है, एक्सीडेंट होती है, ओवरलोड होती है गाड़ियाँ, उसका थोड़ा लगाव लगेगा और सवारी की हिफाजत होगी, छोटी प्रॉब्लम होगी उसको। अभी सवाल कर रहे हैं जी। मैं इस फैसले का वेलकम करता हूं, क्योंकि पिछले 15-20 सालों में मैं यूरोप वगैरह, अमेरिका, इंग्लैंड वगैरह जाता हूं, मेरे बच्चे वहां रहते हैं, तो ये फैसिलिटी तो तब से थी। और मैं उधमपुर में एक स्कूल है नैनसू। चलिए बुलेटिन में इतना ही, इजाजत दीजिए, नमस्कार।